हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एंड पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें फर्स्ट हाफ जो था वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एंड अभी जो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें सेकेंड हाफ में अपन पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो इन टोटल जो मेरी पहली वीडियो थी वो अप्रोक्सीमेटली 48 या 42 सेकेंड्स, सॉरी 42 मिनट्स की थी। सो ये भी कुछ उसकी लगभग हो गई। सो विद इन 1.5 आवर्स ये पूरा चैप्टर जो है अपन ने लाइन टू लाइन वाइंड अप कर लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आज अपन को पढ़ना है बेसिकली बायोगैस के बारे में कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है। सो माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। बायोगैस बेसिकली क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें प्रीडोमिनेटली आपको मीथेन देखने को मिलेगी। अगर आप पीछे वाला यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको मीथेन मिलेगी, बायोगैस में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। नाउ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूजफुल यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, तो हमें ये कैसी होती है, बायोगैस एक्चुअली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ये ज्वलनशील होती है, आग लग सकती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें एज अ फ्यूल यूज करते हैं। सो यू हैव लर्न दैट द माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है। जो माइक्रोब्स होते हैं अपने मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ के दौरान बहुत सारे गैसेस एंड प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। The type of the gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. अब किस तरीके की गैस प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। In the example cited relation to the fermentation of the dough, cheese making and the production of the beverages, the main gas produced was CO2। अब जब अपन चीज के बारे में पढ़ रहे थे, जब अपन फर्मेंटेड किसी भी फूड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर डो के बारे में, इडली के बारे में पढ़ रहे थे, या डोसा के बैटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक चीज कॉमन देखी थी कि सारे ही जो फूड प्रोडक्ट्स है उनमें छोटे छोटे होल्स का प्रोडक्शन होता है। और मैंने ये चीज़ आपको पहले बता चुकी है कि ये जो होल्स होते हैं ये बेसिकली इन होल्स में से CO2, जब CO2 फूड में से रिलीज होता है तब ये इस तरीके से छोटे छोटे होल्स जो है वो आ जाते हैं फूड प्रोडक्ट में। ठीक है। तो हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रोज anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with the CO2 and hydrogen। सो बेसिकली वो बैक्टीरियाज जो कि आपके एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोबिकली मतलब विदाउट द यूज ऑफ द ऑक्सीजन दे डाइजेस्ट द सेलुलोसिक मटेरियल। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरियाज है वो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। एंड जो बैक्टीरियाज लार्ज स्केल में प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं मिथानोजेंस। और ये मिथानोजेंस जो है आपको, अगर मैं मोस्ट कॉमनली बोलूँ, ये कहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे कैटल्स होते हैं। ठीक है, आपके ये रुमिनेंट्स कैटल जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये मेथानोजेंस उनके गट में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। सो वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज द मेथानोबैक्टीरियम। नाम से ही पता चल रहा है मीथेन। ठीक है, ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करेगा। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment। ये जो आपके बैक्टीरियाज है ये नॉर्मली आपको एनारोबिक स्लज में देखने को मिलेगा जब अपन सीवेज ट्रीट करते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीट वाला जो ट्रीटमेंट जो है वो मैंने फर्स्ट हाफ में पढ़ा दिया है, तो अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना। सो दीज बैक्टीरियाज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द rumen, जैसे कि मैंने आपको बताया, a part of a stomach of the cattle। A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen। In rumen, these bacteria help in the breakdown of the cellulose and play important role इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। सो बेसिकली हमारे जो गाय भैंस जो होती हैं, बकरियां होती हैं, ये क्या खाती हैं, चारा खाती हैं। चारा किसका होता है, एक्चुअली वो सेलुलोसिक मटेरियल होता है। ठीक है, बेसिकली प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब जब वो चारा खाती हैं तो वो अपने अंदर क्या ले रही है, सेलुलोसिक मटेरियल अंदर ले रही है। ठीक है, एंड इनके स्टमक में, इनके जो रुमेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो
जब आप काऊ डंग देखोगे या कोई भी डंग देखोगे तो उसके आसपास से जब आप गुजरते हो, पास आउट होते हो, तो एक्चुअल में बहुत गंदी स्मेल आती है। सो वो एक्चुअली जो स्मेल होती है वो मीथेन की होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भर भर के मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ does the excreta of the cattle commonly called the गोबर, अपने हिंदी में अपन उसे गोबर बोलते हैं, is rich in these bacteria, as I have said right now. Dung can be used for the generations of the biogas commonly called the गोबर गैस, ठीक है। हम डंग को तुम लोगों ने बेसिकली कंडे सुने होंगे, ठीक है, जो कि आज भी हवन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। एंड कई जगह तुम लोग जैसे कभी रोड ट्रिप पे जाते हो तो कभी तुम्हें जगह दिख जाते होंगे, या कोई अगर गाँव का होगा तो उसे भी दिख जाते हैं, ठीक है। सो यूजुअली आजकल वैसे तो हम लोग गैस यूज करते हैं, बट स्टिल कहीं पर भी अभी अभी इस तरीके के बायोगैस या गोबर गैस जो है ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। कंडे जो है, डंग जो है, उनको यूज किए जाते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कंसन कंक्रीट टैंक। सो बेसिकली अगर अपन बायोगैस प्लांट की बात करें तो इसमें एक कंक्रीट टैंक प्रेजेंट होता है जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है, in which bio waste are collected and a slurry of dung is feed. So basically इस तरीके का एक ये आपका कंक्रीट का, सीमेंट का टैंक होता है जिसके अंदर हम ये जो भी आपके गोबर है, डंग है, उसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। सो द बायोगैस कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक, कितना है लंबा, कितना गहरा है, ये 10 to 15 फीट डीप है, जहाँ पर बायो वेस्ट, जो भी बायो वेस्ट है, उसको कलेक्ट करते हैं और स्लरी बनाकर उसमें मतलब स्लरी ऑफ द डंग मतलब लाइक इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है, डंग का लिक्विड फॉर्म में उसमें डालते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग कवर रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे बेसिकली ये हमारा कंक्रीट का टैंक है, ठीक है। अब इसमें हमने जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था वो सब डाला, ठीक है। इधर तक वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारा बायोगैस वेस्ट, सॉरी, जो भी हमारा बायो वेस्ट था उसको यहाँ डाला, एंड इसके ऊपर से हमने कर दिया इसको कवर, ठीक है। प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर आपके मिथानोजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मिथानोजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काऊ डंग भी है, इस काऊ डंग का स्लरी भी है, सब कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है मिथानोजेंस भी प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे जैसे मेथानोजेंस गैस प्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे ये जो लिड है, ये जो कवर है, ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देगी, ठीक है, गैस की प्रेशर की वजह से। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पर ये आउटलेट दिख रहा है जहां से जो भी गैस है वो रिलीज की जाएगी, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाय हाउस। अब ये जो आपका आउटलेट है, ये जो पाइप है, ये आपके जो भी बायोगैस प्लांट के आसपास जो घर होंगे वहां पर गैस सप्लाई करने का काम करेगा। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. अब यहाँ से हमने काम की क्या चीज निकाल ली, पहले तो एक गैस निकाल के इसको घर में भेज दिया। दूसरी काम की चीज ये निकाली कि यहाँ से हमने जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा था वैसे वैसे यहाँ से जितना भी आपका जो स्लरी था, ठीक है, जो स्लरी था जो हमने एज अ बायो वेस्ट और डंग से मिलके बनाया था, वो हम अब एज अ फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो कैटल डंग इज अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटीज इन द रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ द पर्पसेस। ऑफ कोर्स ये बात है, आपको कैटल डंग और बहुत सारे कैटल्स जो है वो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिल जाएंगे, गाँव वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे, सिटीज के आउटस्कर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर आप इजिली ये बायोगैस प्लांट जो है इम्प्लांट कर सकते हो। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन द रूरल एरियाज। डन। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग। अब कौन सी बात है, अब ये गैस कैसी है, ये आपकी ज्वलनशील है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से खाना बना सकते हो, लाइटिंग, ठीक है, वो भी कर सकते हो। द पिक्चर ऑफ द बायोगैस ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये
फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। सो द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट। किसके एफर्ट्स की वजह से बायोगैस प्लांट जो है ये आया है इंडिया में? सो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जाता है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये भी याद रखना, ठीक है। If your school is situated in a village or a near village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plants nearby. Not that important. बस ये जो आपका लाइन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके दोनों ही फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, IARI का भी एंड KVIC का भी। ओके, अब हम माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिजीज एंड पेस्ट। आप माइक्रोब्स को किस तरीके से और यूज कर सकते हो? फर्टिलाइजर की तरह, फर्टिलाइजर तो नहीं बोलूंगी बट हाँ, एज अ मतलब लाइक अ पेस्टिसाइड्स आप उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो माइक्रोब्स हैं हमारे जो भी डिजीज कंट्रोलिंग सॉरी डिजीज कॉजिंग पेस्ट होते हैं उनको मारने में, या डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है। सो द मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स, बाय द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स और द पेस्टिसाइड्स। हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये क्या है? ये एक्चुअली केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स कैसे हैं? हमारे लिए टॉक्सिक हैं, हमारे लिए भी प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। एक्सट्रीमली टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अलाइक, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, कुछ भी हो, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स। आवर सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ द वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? जो वीड्स को खत्म करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन सब से, ये इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, वीडीसाइड्स हो गया, तो ये क्या करते हैं? बेसिकली आपके जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, वीड्स है, उनको तो मार देगा, प्लस इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देंगे। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिजीजेस in agriculture, there is a method of controlling pests that relies on the natural predation rather than the introduced chemicals. So basically, इट वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द प्रेडेशन, ठीक है। एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। हर किसी का, अपन ने जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से पता था, ये प्रेडेटर एंड प्रे वाली पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। सो प्रेडेशन के बेसिस पे आपका ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज वर्क करता है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके ये जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज है किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है? तो बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रेडेशन, ठीक है। नाउ a key belief that of the organic farmer is that biodiversity further health. Now, the more variety of the landscape has the more sustainable it is. ठीक है, अब जितनी ज्यादा आपके पास वैरायटी होगी उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। The organic farmer therefore works to create a system where the insect and that are sometimes called pests are not eradicated but instead of kept at the manageable level by a complex system of check and balance with a living and vibrant ecosystem. सो बेसिकली इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि आजकल तुम लोगों ने पूरा अच्छे से सुना होगा हर जगह कि ऑर्गेनिक फूड है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस की गई है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि वो जो फार्मर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो हमारे इंसेक्ट है जो मोस्ट प्रोबेबली प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जब ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो ही प्लांट को नुकसान पहुंचा पाएंगे। अगर ये कंट्रोल्ड और इनकी पॉपुलेशन कम रहेगी, स्टिल वहां पे प्रेजेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सो कंट्रारी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूजेस
chemical method to kill both useful and harmful life form indiscriminately. This is the holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of the organism and constitute the field fauna and flora. So basically अगर मैं इस इंसेक्ट की बात करूँ जो प्लांट पे भी फीड करता है, बट ये एज ऑफ इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और एक और चीज देखने को मिलती है कि इंसेक्ट इन टर्न किसी ना किसी का तो खाना होगा। ठीक है? अगर हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ करके उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को उस जगह से ख़त्म कर दिया, तो उसका जो प्रेडेटर होगा, वो भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रे है, जो उसका फूड है, वो ही ख़त्म हो गया। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इकोसिस्टम एंड चेक द वेब, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करता है कि इंसेक्ट को एट अ मैनेजेबल लेवल रखता है ताकि उससे प्लांट का भी नुकसान ना हो और उससे इंसेक्ट का भी नुकसान ना हो, प्लस जो हमारी फूड चेन और फूड वेब जो चल रही है वो भी इन टर्न चलती रहे। ठीक है? The organic farmer holds the view that the eradication of the creature that are often described as a pest not only possible but also undesirable, for without them the beneficiary predatory and the parasitic insect which depend upon the food or host would not be able to survive, as I have said right now. Thus, the use of the biocontrol measures will greatly reduce our dependence on the toxic chemicals and pesticides. अब जब हम इन बायो कंट्रोल मेजर्स को यूज करेंगे, इस तरीके की फार्मिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स कम हो जाएगी। ठीक है? An important part of the biological farming approach to become a familiar with the various life forms that inhabit the field predator as well as pest and also their life cycle, pattern of feeding and the habit that they prefer. This will help develop appropriate means of the biocontrol. पूरा मतलब वही बताया है कि किस तरीके से आप इंसेक्ट को बचा के जो उसके ऊपर जो रिलायबल स्पीशीज है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशीज है, उसको भी बचा सकते हो, प्लस अपने आप को टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह से भी बचा सकते हो। नाउ द वेरी फेमिलियर, अब यहाँ से एक्चुअली इम्पोर्टेंट आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो चीज याद रखनी है। द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड द ब्लैक मार्किंग्स, तुम लोगों ने नॉर्मली देखी होगी कहीं ना कहीं, जिसे अपन लेडी बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है? और dragonflies are useful to get rid of the aphids and the mosquitoes respectively। तो ये चीज आप यहाँ पर कहीं पे अलग से लिख लेना कि लेडी बर्ड जो होती है, ठीक है, ये एक्चुअली एफिड्स पर फीड करती है, उसको हटाने में हेल्प करती है। एंड दूसरा जो हमारा ड्रैगन फ्लाई है, वो आपकी फीड करती है मॉस्किटोज पर। किस पे? मॉस्किटोज पर। ठीक है? तो ये चीज आप लिख लेना कहीं पे। An example of the microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars इज दी बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी वहां पे मैंने बताया था। तो अगर आपको बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसको यूज करोगे, जिसकी वजह से जो आपके कैटरपिलर्स हैं, सॉरी, जो आपके कैटरपिलर्स हैं, बट वो खत्म हो जाएंगे या उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है? आई होप ये चीज समझ में आई होगी। दीज आर अवेलेबल इन सैशे। ये जो आपके जो आपके बीटी टॉक्सिन्स हैं, ये कैसे आपको मिलते हैं? सैशेस के फॉर्म में मिलते हैं। ये एक्चुअली ड्राइड स्पोर्स होते हैं जिसको आप वाटर के साथ मिला के जब आप स्प्रे करोगे जो भी वनरेबल प्लांट है उसके ऊपर, जैसे कि ब्रेसिका, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रूट ट्रीज हो गया जो कि नॉर्मली इंसेक्ट्स के लार्वा के थ्रू खाए जाते हैं, तो ये बच जाएंगे। ठीक है? अब बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे ही ये जो स्पोर्स हैं बीटी टॉक्सिन का, बीटी स्पोर्स जो हैं जैसे ही इस कैटरपिलर के गट में जाएंगे, वहां पर ये ड्यू टू दी एल्कलाइन पीएच
ड्यू टू दी एल्कलाइन पीएच ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, ये गट में बड़े बड़े छेद करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके परफोरेशन होगी। परफोरेशन की वजह से इस कैटरपिलर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। The bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insect unharmed. अब इससे क्या हुआ, ये हो गया स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कैटरपिलर पे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इससे जो हमारे दूसरे स्पीशीज हैं वो अनहार्म्ड रह जाएंगे। लेकिन अगर अपन कहीं केमिकल्स यूज करते तो उससे क्या होता कि ये स्पीशीज तो जाती, बट ये हमें भी नुकसान पहुंचाती। साथ में जो छोटे छोटे और भी कीड़े थे जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे प्लांट्स को, वो भी मरते। ठीक है, so because of the development of the genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced bacillus thuringiensis toxin gene into the plants. Such plants are resistant to act by an insect. अब एक तो ये हो गया सैशे वाला काम कर सकते हो। दूसरा जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया कि आपके ये जो बीटी टॉक्सिन का जो जीन है उसको ही प्लांट में डाल दिया, जिसकी वजह से जैसे ही जो स्पीशीज रिलेटेड, जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक जो होगा, जैसे ही वो खाएगा, जैसे कि अपन अपन बात करें कैटरपिलर की, जैसे ही वो उस पर्टिकुलर प्लांट पे फीड करेगा तो उसके अंदर वो टॉक्सिन ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और उससे उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये अपन ने ऑलरेडी अपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। Now, a biological control being developed for the use of the treatment of the plant disease in the fungus Trichoderma. अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, Trichoderma species are the free living fungi that are very common in the root ecosystem that are effective biocontrol agent for several plant pathogen। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा भी आपका बहुत अच्छा एक्चुअली प्लांट पैथोजन, एक्चुअली ये बेसिकली आपका ऐसा है कि जो भी हमारे प्लांट पैथोजन है उनको कंट्रोल करता है, उनको खत्म करता है। ठीक है, और ये आपको बड़े बड़े प्लांट्स के रूट में मिलेगा। एक्चुअली ये फंगस है। ठीक है, नाउ बैक्यूलोवायरस दूसरा आपका एग्जाम्पल आ गया। आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो ये बैक्यूलोवायरस किस पे अटैक करता है, ये अटैक करता है इंसेक्ट्स पे और आर्थ्रोपोड्स पे। द मेजोरिटी ऑफ द बैक्यूलोवायरस, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से जीनस के एक्चुअली करता है ये बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, सो आर यूज इन द बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। सो जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, बैक्यूलोवायरस में भी जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है वो आपका इन इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है। ये दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एंड इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ये एक्चुअली पूछा जाता है। सो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कैसा है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। ठीक है, इसको दूसरी स्पीशीज से मतलब नहीं है, ये जो इसकी टारगेटेड स्पीशीज है सिर्फ उसी पे काम करेगा। इसी वजह से इसको हम नैरो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसको हम हर स्पीशीज के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम। और ये इंसेक्ट्स को मारता है, इसलिए इसे इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द प्लांट। इसका किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट्स पे, ना मैमल्स पे, ना बर्ड्स, ना फिश, ना किसी भी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, तो याद रखना। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid an overall integrated pest management, that is IPM, or when an ecologically sensitive area is being treated. नाउ माइक्रोब्स एज द बायोफर्टिलाइजर, अगर अपन बात करें माइक्रोब्स की तो ये हम बायोफर्टिलाइजर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। तो विद आर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, अभी हमारे टाइम पे अगर अपन बात करें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। ठीक है, सो द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग, अब ये तो अपन एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, हर तरीके के पोल्यूशन इंक्रीज होते जा रहे हैं। द डिमांड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैव
contributed significantly to this pollution. Now, of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of the chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to the organic farming. Of course, सी बात है, अगर अपन जितना chemical fertilizers use करेंगे उतने ज़्यादा chances हैं कि हमारे अंदर वो टॉक्सिन्स अंदर रिलीज हो। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अब चांसेस हो गए हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर लेना चाहिए। सो द यूज ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनरिच होते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी में सॉइल के ठीक है, सॉइल के एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको एनरिच करते हैं। सो द मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, एक तो बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। नाउ यहाँ पर जो मैं बताती जा रही हूँ वो याद रखना कि लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है उसके जो नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं किसके साथ, राइजोबियम के साथ। तो ये चीज याद रखना है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ हमेशा कौन एसोसिएटेड रहेगा, राइजोबियम रहेगा। ये जो राइजोबियम रहता है ये एक्चुअली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करता है, सो विच आर यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। नाउ अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। अब ये भी याद रखते हैं कि कौन से फ्री लिविंग, ये तो आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में करता है, लेकिन ये हमारे जो एजोस्पाइरलम और जो एजोटोबैक्टर है ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब वो फ्री रहते हैं। ठीक है, दस एनरिच द कंटेंट ऑफ द सॉइल, मतलब उनको किसी भी एसोसिएशन में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं और फ्री रह के ही नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। वहीं पे राइजोबियम जो है वो लेगेमिनस प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और अपने नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब दूसरी चीज, फंगाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स, जिसे अपन बोलते हैं माइकोराइजा। जब भी फंगाई रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है, कभी भी हायर प्लांट्स के रूट के साथ जब भी फंगाई का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा तो तुम बोलोगे माइकोराइजा है वो। ठीक है, अब कौन सा, मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम फॉर्म्स द माइकोराइजा। ठीक है, कौन सा फंगस है ये, ग्लोमस। ठीक है, ये माइकोराइजा बनाता है। द फंगस symbiote in the association absorb phosphorus from the soil and passes it टू दी प्लांट। ठीक है, सो बेसिकली ग्लोमस का काम क्या होता है, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, ठीक है, और ये प्लांट को पहुंचाता है। तो ग्लोमस का काम है फॉस्फोरस का, ठीक है, फॉस्फोरस ट्रांसफर करने का, और राइजोबियम का काम है कि वो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स कर सके। ठीक, plants having such association shows other benefits also, such as resistance to the root borne pathogen, tolerance to the salinity and the drought, and an overall increase in the plant growth and the development। ठीक है, नाउ अब ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। साइनोबैक्टीरियाज बेसिकली क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो कि हम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब पैडी फील्ड्स में कौन प्रेजेंट रहेगा, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे जो कि आपके एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। और ऑल्सो एडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। हम नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गा को ऐसे ही डाल देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। Currently in our country, a number of the biofertilizers are available commercially in the market, and the farmer use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on the chemical fertilizer। Basically इन सब चीजों का यूज करने का बस एक ही मोटो है कि हमारे अंदर कम से कम टॉक्सिन्स जाएं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। अब यहाँ पर इस पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज यहाँ पर जो है वो इस पैरा में है। ठीक है, याद रखना कि लेगुमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम रहता है। राइजोबियम जो है वो एक्चुअली कैसा है, ये आपका फ्री लिविंग नहीं है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह के नाइट्रोजन फिक्स करता है। वहीं पे
एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, दोनों एजो एजो वाले जो हैं ये आपके फ्री लिविंग है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वहीं पे ग्लोमस क्या है, ग्लोमस एक फंगाई है जो कि जो हायर प्लांट्स के रूट्स है उनके साथ एसोसिएट रहता है, और इसका मेन काम होता है कि ये फास्फोरस को सॉइल में से निकाल के प्लांट्स को देता है, ठीक है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हो गए, एनाबीना, नॉस्टक और ऑसिलेटोरिया, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इधर आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैक्यूलोवायरस में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है वो कैसा है, तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, एक ही स्पीशीज जो भी इससे रिलेटेड होगी उसी को ही मारेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं ध्यान देता। नैरो स्पेक्ट्रम है और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन इसकी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा जो है ये आपका फंगस है, ये भी हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लिखा है बस इतना ही याद रखना, इसके अलावा लेडी बर्ड्स एफिड्स पर फीड करते हैं, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो पर, जो आपके बीटी है बेसिलस thuringiensis जो है वो कैटरपिलर पर फीड करते हैं, ठीक है। सो इतना ही याद रखना है इस पर्टिकुलर हाफ से। एंड यहाँ पे एक्चुअली बस तुमको यहाँ पे ये फुल फॉर्म याद रखना है, पूछ लेते हैं, ठीक है। और गोबर गैस में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं, सो मेजॉरिटी में मीथेन प्रेजेंट रहेगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहती है, एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहती है, कहीं कहीं पे भी हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर माइक्रोब्स चैप्टर। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।